यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी ने खोले अतीक अहमद के कई राज। आइए देखते हैं। देखिए, कोई भी अपराधी अचानक इतना बड़ा हो नहीं सकता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। धीरे धीरे ये तो लॉन्च करता है। चांद बाबा को मार के इसने अपने आप को लॉन्च किया, राजू पाल को मार के अशरफ को लॉन्च किया, उमेश पाल को मार के इसने अपने लड़के को लॉन्च किया। ये तो लॉन्चिंग पैड बनाता है। एक दिन में है ये। 40 साल का इसका आपराधिक इतिहास है। कौन नहीं जानता कि ये इसने क्या क्या नहीं किया और कैसे अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपने रिट को चलाने के लिए, ताकि इसके मुंह से जो शब्द निकले आदमी बिल्कुल नतमस्तक हो जाए, ऐसा काम करता रहा हमेशा थे। एक दिन 10, 20, 50 लोग राइफल लिए हुए, गाड़ियां लिए हुए और 5-6 ट्रकें ईंट, बालू, गिट्टी, बिल्डिंग मटेरियल सब वहां गिरा दिया गया। किसी ने आस पड़ोस में ये सूचना दी गुरनानी साहब को कि ये आपकी जमीन पे ये लोग बहुत ढेर सारे बंदूक वाले दिखाई दे रहे हैं। ये भी बेचारे भाग के गए वहां पर, अपने भाई को ले गए, 2-3 लोगों को और ले गए। हाथ में इनके वो फाइल थी, इनके कागज पत्तर थे। वहां जैसे ही इन्होंने बताने की कोशिश की, इनको वहां धमका दिया गया और जब राइफलें टनटनाई वहां से तो बेचारे डर गए, डर के वहां से वापस चले आए। ये एक बहुत ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पास गए तो उन्होंने कहा भाई पुलिस के पास जाइए आप। तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। उनका साहब अब हम इस समय क्या पुलिस के पास जाएं, यही लोग शासन सत्ता में हैं, कौन हमारी सुनेगा। बहरहाल मेरे भी जानने वाले मेरे बहुत शुभचिंतक आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह की बात हुई है और अतीक अहमद खुद वहां मौजूद है, ये तो बहुत खराब बात होगी। अगर अतीक अहमद उस जगह पे मौजूद था, उस जमीन पर मौजूद था, वो असलहों के साथ। और जैसे ही वो हमारे पास आए तो मैंने इसको चेक किया। विनोद यादव मेरा इंस्पेक्टर उस समय था, बल्कि एसओ था पीजीआई में। मैंने उसको भेजा वहां पे। उसने कहा कि हाँ साहब, आदमी तो बहुत हैं, अतीक अभी चला गया है। तो मैंने कहा ये कागज पत्तर लेके आए हैं, मैं इनको भेज भी रहा हूं और मैं खुद भी दिखवाता हूं कि इनके पेपर्स सही हैं कि नहीं है। मैंने इनसे कहा कि देखिए, आप इसकी कागज को वेरीफाई करने के लिए किसी रेवेन्यू अफसर, उन्होंने कहा साहब हमारी कौन सुनेगा। मैंने डीएम साहब को फोन किया, राजशेखर साहब, और मैंने कहा साहब मैं इनको भेज रहा हूं, इसको जरा दिखवा लीजिए। ऐसा लगता है कि ये जमीन पे कब्जा करने का मामला है और अतीक आया हुआ है। उन्होंने कहा फौरन भेजिए। ये बेचारे गए वहां डीएम साहब के यहाँ। जो उनके स्टाफ में लोग थे उन्होंने सब वेरीफाई करके बताया साहब कागज इनके बिल्कुल दुरुस्त हैं, बहुत पुराने कागज हैं, ये बहुत पुरानी जमीन है, बहुत पहले की रजिस्ट्री है। और जमीन पे डिमार्केशन के लिए मैंने कहा सब किसी एक आदमी को भेज दीजिए और मैं एसओ को और फोर्स की जरूरत है, फोर्स भेजता हूं। अभी इसको डिमार्केट करके ये अपनी बाउंड्री बना लें तो कैसे कोई कब्जा करेगा। बहरहाल उन्होंने एक नायब तहसीलदार को शायद भेजा। इंस्पेक्टर से मैंने बात की, उसने कहा साहब थोड़ी सी हमें फोर्स और मिल जाए। एक प्लाटून पीएसी दी और लोकल पुलिस जितनी उसके पास थी वो लेके गया। उसने नायब तहसीलदार ने सब नाप जोक की, उसका डिमार्केशन किया और इनसे कहा कि अब आप अपनी बाउंड्री बना लीजिए, नहीं को खाली है ये, कल को पूरी बिल्डिंग इसमें बन जाएगी, ना आप कुछ कर पाएंगे ना हम कुछ कर पाएंगे। तो बहरहाल ये काम जैसे ही शुरू हुआ, फोन आने शुरू हुए। उसका एक दलाल यहाँ रहता था, इसका अतीक का, लखनऊ में कमल बलानी उसका नाम था। कमल बलानी इंदिरा नगर में कहीं रहता था। फौरन उसका फोन मेरे पास आया कि वो आपने वहां पुलिस भेज दी है और ये हमारी जमीन है, फलाना है, ढकाना है, अतीक भाई की जमीन है ये कमल बलानी का अतीक भाई, हाँ अतीक भाई की जमीन है। तो मैंने कहा भाई किसी की जमीन में जबरदस्ती घुस जाएंगे? वहां पे नायब तहसीलदार गया है, नाप जोक कर रहा है, कतई किसी की जमीन नहीं है, ये इन्हीं की जमीन है, गुरनानी की। रेवेन्यू अफसर रेवेन्यू रिकॉर्ड से देख के बता रहा है, कैसे हो जाएगी ये। बहरहाल मैंने विनोद से कहा कि वहां सबको मार के भगाइए, नहीं मानते हैं मुकदमा कायम करिए, अरेस्ट करिए, जेल भेजिए। लेकिन ये गुंडई वहां पीजीआई जैसे संवेदनशील इलाके में, जहां वीआईपी हर समय आता जाता रहता है, 20 आदमी राइफल लेके खड़े हों, ये अच्छी बात नहीं है। खैर उसके पास फोर्स थी, उसने सबको वहां से भगाया, इनका काम वहां शुरू हो गया। इससे इतना वो कह सकते हैं इतना बौरा गया, पगला गया अतीक अहमद कि वो 16 अगस्त 2015 को वो इनके सुशील गुरनानी का होटल, एक आरिफ कैसल्स के बगल में, सिल्वेट शायद उसका, सिल्वेट होटल, ये
स्वयं अतीक अहमद 15-20 लोगों के साथ जो लैस थे असलहों से इनके होटल में पहुंच गया। इनके मैनेजर को पहुंचते ही रौले में लिया कि ये जो चला रखे हो सीसीटीवी ये बंद कर दो, नहीं अभी हम एक एक को फायर करके गिरा देंगे नीचे, मतलब गोली मार के सब हम फ्यूज कर देंगे। डर गया बेचारा, उसने सारे सीसीटीवी जितने कैमरे थे वो बंद किए। फिर इसने कहा कि अब मेरी फोटो ले लो। अतीक अहमद ने कहा, ये स्वयं अतीक अहमद की बात है, और अब मेरी फोटो ले लो और 50 लोगों का नाम लिया, कुछ पॉलिटिकल लोगों का, कुछ ऑफिसर्स का, ले जाके दे देना उनको, जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। अब आप सोचिए, इतना सत्ता का मद था उसके ऊपर कि वो चैलेंज कर रहा था पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी सरकार को। मद में ही उसने आधे इलाहाबाद के सिविल लाइन को कब्जा कर लिया। आप जरा उन लोगों से पूछिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन सदन में कहा कि मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, आप उन हजारों हजार आदमियों के प्रयागराज के उनके कलेजे को जो ठंडक पहुंची होगी, जो उनको सुकून मिला होगा कि चलिए किसी ने तो कहा कि साहब इसको मिट्टी में मिला देंगे। कभी पहले के लोग तो संरक्षण दे रहे थे मिट्टी में मिलाना, क्योंकि मिट्टी मिलाने वाली बात, आप जिस आदमी का कोई लेना देना नहीं, जो लुटा पिटा है, जिसका घर लुट गया है, जिसकी जमीन लिखा ली है, जिसके घर में कब्जा करा दिया है, आप उनके दिल से पूछिए कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आदमी मिट्टी में मिलेगा, या कोई खड़ा होकर कहेगा भी कि हम मिट्टी में मिला देंगे। उनके दिल के संतोष को आप जाइए संतोष जी, वहां ऐसे लोगों से, जो लूटे पिटे लोगों से पूछिए कि मुख्यमंत्री जी की आवाज आज भी उनके सीने में गूंज रही होगी। कौन, इनके तो संरक्षण पाए हुए लोग थे, ये कहां, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करता? फिर क्या हुआ होटल में, जब इसने क्या बोला? जब ये हुआ तो ये परेशान हो गए गुरनानी। फिर ये 4 से 10 लोगों के साथ उन्हीं अधिकारी के पास गए कि साहब आज तो अंधेर हो गई, और इसने कहा भी कि मार दूंगा सबको अगर वहां गया, ये पुलिस वहां से हटी नहीं तो। फिर मेरे पास आए, उन्होंने फिर भेजा, फिर मेरे पास आए। हमने कहा बिल्कुल बेफिक्र होइए, आप वहीं जाइए, मैं देखता हूं कौन आपको क्या करता है। वो फुटेज भी ले आए थे, आज भी हैं, आज भी सुगनामल की दुकान है और सुशील गुरनानी जी हैं। आप उनसे बात करिए कि वो कितना कांप रहे थे बेचारे, कितना परेशान थे उस समय इसको देख के। मैंने इनसे कहा कि आप फौरन एक FIR कराइए, तो उन्होंने कहा साहब हम मारे जाएंगे, हम FIR, बहुत परसू किया गया लेकिन FIR नहीं कराई। दहशत की वजह से उन्होंने FIR नहीं कराई। आज भी उनका वो प्लॉट है जिस पे बाउंड्री जो रेवेन्यू ऑफिसर्स ने, पुलिस ने खड़े होकर कराई थी, उसमें पेड़ लगे हुए हैं। गुरनानी जी को संतोष है कि उस पीरियड में भी फिर बार बार इनके चैलेंज करने के बाद फिर आप लोगों के ऊपर कोई दबाव आया किसी की तरफ से? हमारी फोन राजशेखर साहब के पास किसी ने किया था, किसी बड़े पॉलिटिकल आदमी ने, तो उन्होंने कहा कि राजेश, जो चीज सही है वो सही है, यही हम लोगों का स्टैंड है, कोई कुछ भी कहता रहे, वो गुरनानी की ही जमीन है, आज की नहीं, बहुत पुरानी जमीन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में सब वही है, किसी के कहने से किसी की नहीं हो जाएगी, लिहाजा जो है वो उसी पर हम लोग स्टिक करेंगे। और उन्होंने, राजशेखर साहब ने और हमने, दोनों लोगों ने उसी पे स्टिक किया। आज भी सुशील गुरनानी की वो जमीन उन्हीं के कब्जे में है। ये तो आप लोगों ने उस समय पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो, और अतीक अहमद खुले में घूम रहा था, तो ये तो आप लोगों ने अपनी कुर्सी खतरे में डाल करके सरकार से ही, पार्टी से पंगा ले लिया था। देखिए ऐसा है ना, कुछ तो आप, अगर आपके अंदर जरा सा भी ये बात है कि नहीं भाई सही आदमी की मदद होनी चाहिए, गलत आदमी कितना भी पावरफुल हो, कितना भी वो आपके ऊपर वो प्रेशर डाले, लेकिन अगर आप सही आदमी के साथ, आप हमसे पूछ रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए पूछ रहे हैं कि वो सही काम हुआ था हम लोगों से, वो हम लोगों ने सही किया था, किसी दबाव को नहीं माना था, और उनके चारों तरफ कहने सुनने, उनकी गुंडई आतंक सब, ये तो अगर जरा सी हिम्मत की होती गुरनानी ने, मुकदमा लिखाया होता तो उसी दिन वो जेल भी जाते, तब न जाते तो आज इस जो समय चल रहा है इसमें जेल जाते। और मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार पूरी बात सुशील गुरनानी से पूछिएगा जरूर। मैं बात करूंगा उनसे। लेकिन अब 42 दिन हो गए उमेश पाल हत्याकांड को, आप पुलिस को इतने जानते हैं, तमाम ऑपरेशंस किए हैं, शिव प्रकाश शुक्ला जैसे दुर्दांत अपराधी को मारा, तमाम आतंकवादियों को भी ढेर किया, गिरफ्तारी की, कहां पे ये कौन से सिस्टम का ये फायदा उठा रहा है कि 42 दिन से यूपी पुलिस हलकान है, यूपी STF साया तक नहीं छू पा रही है?
देखिए, जब ये अपना सिस्टम चलाता है तो उस सिस्टम में सारे लोग शामिल होते हैं। अब बातें खुल के आ रही हैं। आपको पता है कितने पुलिस अधिकारियों को प्रयागराज से बाहर फेंका गया है? अभी फेंका गया है। पहले शिफ्ट में हमारे ख्याल से 7 लोग गए थे, फिर उसके बाद 12 लोग गए थे। पुलिस के लगभग 2 दर्जन। लगभग 2 दर्जन क्यों गए? क्योंकि ये छोटे छोटे ऑपरेशन की सूचना वहां तक पहुंचाते थे, क्योंकि ये सेफ पैसेज देते थे, क्योंकि ये जरा सी पैसे की लालच में उस अपराधी के साम्राज्य को बढ़ाने में उसकी मदद करते थे। कितने जेल के सुपरिंटेंडेंट और कितने जेल के अधिकारी सस्पेंड हुए, कितने दूसरे अधिकारी सस्पेंड हुए, ये अब हुए। साबित क्या करता है कि एक आदमी के सत्ता और साम्राज्य को चलाने के लिए तमाम सरकारी महकमे, अब तो साबित हो गया ना कि पुलिस वालों की कितनी मिलीभगत थी, जेल के स्टाफ की कितनी मिलीभगत थी, लोकल वहां जो लोग हैं उनकी कितनी मिलीभगत थी, चाहे डर से चाहे पैसे की लालच से। ये वकीलों की फौज आपने देख ली, कितनी बड़ी वकीलों की फौज। इनके परिवार में किसी ने अरेस्ट कहाँ हुआ? वो तो सरेंडर करते हैं सबके सब। भाई कह तो रहा हूं कि इधर अपराध किया, उधर सबसे पहले थाने पर फोन कि एक झूठी FIR आई है, लिखना मत, एक फलाना आ रहा है, लिखना मत। पहला वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगर बहुत जरूरी, अच्छा ठीक है इसको नहीं, इसको मैं भेज रहा हूं, कल अदालत में सरेंडर कर देगा, दबिश नहीं पड़नी चाहिए। और फिर इस तरह से कितना कितना, मतलब हर स्टेप पर, कोई स्टेप ऐसा नहीं है, हर स्टेप पर ये किसी न किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाते रहे और साम्राज्य उनका यहां से यहां पहुंच गया कि 40 साल में किसी मुकदमे में, भाई उमेश पाल गवाह ही तो थे, या तो गवाही देने वाला गवाही देने जाएगा तो होस्टाइल होगा, वरना वो गवाही देने जा ही नहीं पाएगा। किसी मुकदमे में इनके की विटनेस की गवाही नहीं हुई है, जा ही नहीं पाया, वो कहां से अदालत सजा दे देगी? तो ये जो इनका वर्चस्व था, कोई वो एक दिन में नहीं बना है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने मदद की। इसी में बीच बीच में जैसे तो क्या अभी 42 दिन से ये लोग फरार हैं, तो क्या अभी भी लगता है कि कुछ इसका सिस्टम अभी काम कर रहा है, अभी जिससे बच रहा है? सिस्टम अब टूटना शुरू हुआ है और बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। मुझे इतने लंबे पुलिस एक्सपीरियंस में, जब पॉलिटिकल विल हो, जब ऊपर वाले के मन में हो कि नहीं ये होना है, अब ये सिस्टम इसका, अब ये साम्राज्य, अब ये तिलस्म, अब ये जो बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास में बड़े बड़े अय्यारों की भूमिका थी, अब धीरे धीरे ये रेत के महल ढह रहे हैं और बहुत जल्दी ये पूरा रेत का महल नेस्तनाबूद हो जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। लेकिन ये है कि इतने बड़े साम्राज्य को तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, पुलिस को थोड़ा वक्त दीजिए। वही पुलिस है जो पहले थी, जिसमें से लोग निकाल के बाहर किए गए हैं, और वही पुलिस है जो आगे की कुछ कार्रवाई की है उसने, कुछ आगे की कार्रवाई भी यही पुलिस करेगी।